जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों आज हम 6 क्लास की हिस्ट्री का 7 चैप्टर जो है नए प्रश्न नए विचार उसके समरी नोट देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। तो इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बुद्ध की कहानी। बेसिकली इस चैप्टर में महाजनपद काल के समय पे दो मुख्य विचारधाराएं जो आई थी अस्तित्व में, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उनके बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं पहले बौद्ध धर्म क्या था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनके जन्म बताया जाता है। और लोगों के जीवन में तेज़ी से उस टाइम पे परिवर्तन का समय चल रहा था, यानी कि महाजनपद काल में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। अनेक विचार परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। और बुद्ध की बात करें तो ये क्षत्रिय कुल के थे तथा शाक्य गण से थे। क्षत्रिय थे और शाक्य कुल से थे। और युवावस्था में इन्होंने ज्ञान की खोज में गृह का त्याग किया था। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई इन्हें? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया यानी बिहार में हुई, जो कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या से प्राप्त हुई इन्हें। अब पहली बार उपदेश की बात करें तो इन्होंने पहली बार उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु हुई इनकी। मृत्यु से पहले उन्होंने सारा जीवन पैदल यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, अब आगे है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षाएं थी कि इनकी जो शिक्षाएं थी वो था कि जीवन दुखों से भरा है। इसकी वजह इन्होंने बताया लालसा या इच्छा को, जिसे इन्होंने तृष्णा कहा है। इनसे मुक्ति का माध्यम ही इन्होंने बताया है आत्मसंयम को। और लोगों को दयालु होना तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा इनके द्वारा दी गई। इन्होंने माना कि कर्मों के जो परिणाम हैं वर्तमान के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और जो इनकी शिक्षा की भाषा थी वो प्राकृत थी, जो कि साधारण लोगों की भाषा थी, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट हो पाए इस भाषा से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है उपनिषद। उपनिषद क्या था? उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उत्तर वैदिक काल में ये काफ़ी उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि उपनिषदों का विकास या फिर ये जो शब्द आया उत्तर वैदिक काल में आया। ठीक है, अब उपनिषद यानी उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। ठीक है, अब इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। उपनिषद में क्या किया गया है? तो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत होती थी उसका ही संकलन किया गया है। ये सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष यानी ब्राह्मण तथा राजा थे। कौन थे इनमें भाग लेने वाले? ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। ठीक है, उस टाइम की काफ़ी बुद्धिमान स्त्री जिनकी गार्गी थी, जिनका जो एक विचारक थी, बुद्धिमान विचारक स्त्री। ठीक है, उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। और निर्धन व्यक्ति बहुत कम हिस्सा लेते थे उस टाइम पे उपनिषद में, ये बताया गया है। अब मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, आत्मा के अस्तित्व का परिचय, ये सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट व्याकरणविद यानी पाणिनि जी के बारे में। देखिए, व्याकरणविद पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की इन्होंने। स्वर तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना करी। और इसके प्रयोग से उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 सूत्रों के रूप में इन्होंने लिखे। ये हुई हमारी बौद्ध धर्म की बात। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट वो है जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म में क्या था? इसी युग में यानी महाजनपद काल में ही लगभग 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म भी था। तो 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, अब जैन का मतलब क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ होता है, जो कि जीन से निकला है, उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक की बात करें तो वर्धमान महावीर लगभग 2500 वर्ष। ठीक है, और ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी शिक्षाएं क्या थी? इनकी शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षाएं सरल रूप में जीवन जीना, गृह त्याग और हिंसा के नियम, और सभी जीवों का संरक्षण, और भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना इनकी शिक्षाएं थी। और शिक्षा की भाषा इनकी भी प्राकृत थी, इसलिए इस धर्म से भी काफ़ी लोग प्रभावित थे। अब अन्य शिक्षाएं बताई जा रही हैं कि
ईमानदार होना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और पुरुषों के वस्त्र सहित सुख सुविधाओं का त्याग। पुरुषों के लिए इसमें वस्त्र त्याग भी बताया गया था और इत्यादि अनिवार्य थे। मुख्यतः इस धर्म को व्यापारियों ने समर्थन दिया, क्योंकि कृषकों का इसमें काफ़ी जुड़ाव नहीं देखा गया, क्योंकि कृषि करने के लिए उन्हें कीट पतंगों या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारना ही होता था, इसलिए वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा पाए। अब उत्तर भारत के अलावा गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु तक इसका फैलाव देखा गया और वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कब? 1500 वर्ष पूर्व। इससे पहले ये मौखिक ही चलता था, लिखित में ये 1500 वर्ष पूर्व ही आया, गुजरात में लिखा गया, जो कि वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया। जैन धर्म के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है 5th, वो है संघ। संघ क्या था? एक संगठन था जहाँ त्याग करने वाले जो लोग थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, वो एक साथ रहा करते थे। तो महावीर तथा बौद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब घर का त्याग किया जाएगा। ठीक है, अब विनय पिटक क्या था देख लेते हैं। विनय पिटक एक वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए नियम का उल्लेख है। विनय पिटक क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें नियमों का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि स्त्री व पुरुषों का संघ में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, इसी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है अनुमति आवश्यक। देखिए, अब इस धर्म में जुड़ने के लिए अनुमति बहुत आवश्यक थी। बच्चों का माता पिता से, दास का स्वामी से, कर्जदार का देनदार से और स्त्री का पति से। ठीक है, राज्यकर्मी जो हुआ करते तो राजा से उनको अनुमति लेनी आवश्यक थी, यानी बिना अनुमति के इसमें नहीं, इस संघ में जुड़ने नहीं दिया जाता था। अब संघ में सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में रहना और शहरों तथा गाँव में भिक्षा मांगना, साधु या भिखारी के लिए एक प्राकृत शब्द का यूज़ है, भिक्षु और भिक्षुणी, और इनका काम था लोगों को शिक्षा देना। आपसी लड़ाई के लिए निपटारे के लिए उस टाइम पे इन्होंने एक बैठक की व्यवस्था कर रखी थी। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएँ तथा दास हुआ करते थे। 6 पॉइंट है विहार। विहार क्या था? वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन हो जाता था, उसमें रहने के लिए शरण स्थल बनाए गए थे, जिसे विहार के रूप में बनाया गया। ठीक है, आरंभिक विहार क्या थे? आरंभिक विहार लकड़ी के बाद में ईंट के बनाए गए, ईंट के प्रयोग से। और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। राजा, धनी, व्यापारी अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ये विहार बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, जिसमें है आश्रम व्यवस्था के बारे में। क्या थी आश्रम व्यवस्था? महाजनपद काल में इन दो धर्मों के टाइम पे, तो बौद्ध व जैन धर्म के समय ब्राह्मणों द्वारा आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है जीवन के चरण से। यहाँ पे जीवन के चरम, आश्रम से कोई रहने की जगह का निर्धारण नहीं है इसमें। आश्रम का मतलब है यहाँ जीवन के चरण से, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और लास्ट है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से सादा जीवन बिताने का अनुग्रह किया गया और गृहस्थ में विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ से जंगलों में रहकर साधना करने की अपेक्षा की गई और लास्ट है संन्यास, जिसमें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाने की अपेक्षा की गई। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट फैक्ट दिया हुआ है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है ईरान का, जिसमें जरथुस्त नामक एक ईरानी पैगंबर के बारे में बताया गया है। ये क्या थे? जरथुस्त ईरानी पैगंबर थे। इनके शिक्षाओं का संकलन किस में मिलता है? तो जैन अवेस्ता में मिलता है। और जैन अवस्था क्या है? उसकी भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। जरथुस्त्र की बात की जाए तो इनकी शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य। अब इसमें 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कब? 1000 से अधिक वर्षों तक। ठीक है, बाद में ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसा और आज के पारसियों के पूर्वज कहे जाते हैं। तो ये था हमारा 7 चैप्टर, जिसके हमने हैंड रिटन नोट्स देख लिए हैं। मिलते हैं अपने लास्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।